देश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर 498A 1983 में लागू किया गया। वहीं धारा 376 व धारा 354 1860 में लागू किया गया था। उक्त धाराओं का उद्देश्य था विवाहित महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध। उक्त अपराधों में विवाहित महिलाओं की बढ़ती आत्महत्याओं को लेकर धारा 498 में ये बनाई गई। धारा 354 भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का हिस्सा है। धारा 370 ये बलात्कार से संबंधित है, यौन अपराधों को निपटाने के लिए है, लेकिन कई लोग उक्त धाराओं का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसी धाराओं में सबसे पहले पुलिस का समय बर्बाद होता है, उसके बाद वकील का समय बर्बाद होता है और उसके बाद माननीय न्यायालय का समय बर्बाद होता है। ये नहीं कि सारे मामले झूठे होते हैं, लेकिन कुछ ही ने इन धाराओं का गलत उपयोग कर रखा है या करते हैं। जिनके साथ वाकई अत्याचार होता है उन्हें न्याय पाने के लिए बरसों लग जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन झूठे प्रकरणों में जहां पुलिस, वकील और न्यायालय का बेशकीमती समय बर्बाद होता है, तो कहीं निर्दोष युवक आज बेगुनाह होते हुए भी सजाएं काट रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक युवक जो 12 सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर ठेकेदार के पास कार्यरत था, उसको स्टाफ अधिकारी ने कहा कि उक्त पेशेंट जो पाइल्स पेशेंट महिला थी उसके दवाई लगाए और उसने उस वार्ड बॉय के खिलाफ धारा 354 का मामला दर्ज करा दिया। 3 माह जेल में रहने के बाद जब जमानत पर उक्त युवक बाहर आया तो कईयों ने उसे बताया कि इसमें तुम्हें सिर्फ सजा ही मिलेगी। नौकरी उसकी पहले ही जा चुकी थी। वो इतना डिप्रेशन में आया कि उसने आत्महत्या कर ली। एक बाप का जवान बेटा, आज तक उसकी किसी ने खैर खबर नहीं ली। कोई समाज संगठन उस गरीब की आवाज़ नहीं बन पाया। ऐसे अनेक नौजवान आत्महत्याएं कर चुके हैं। कहीं माताओं के बेटे निर्दोष होते हुए भी मौत को गले लगा चुके हैं। ऐसा ही मामला माननीय कोटा न्यायालय में विचाराधीन, जिसमें माननीय न्यायालय ने तथ्यों और DNA रिपोर्ट के आधार पर एक निर्दोष को बरी करते हुए उसे बेगुनाह साबित किया। अब नमस्कार। सबसे पहली चीज़ तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि कई सारे जो रेप केस है, धारा 376 जो पहले थी, अभी जो नई बन गई पॉक्सो है, तो मैं आपसे ये निवेदन है, कई सारे ऐसे केस है जो झूठे भी कराए जाते हैं, झूठे ही पाए जाते हैं ज़्यादातर। और मेरा ये निवेदन है कि अभी माननीय न्यायालय ने ऐसे ही एक केस में जिसको आरोपी बना के जेल भेजा गया तो उसको बरी किया है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि कई ऐसा तो नहीं धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है, और आपने जिसको बरी कराया इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? मेरा ये कहना है कि एक ऐसा प्रकरण था, घनश्याम उर्फ श्याम जी, जो गागरोनी जीरापुर MP का रहने वाला था। एक FIR कैथून थाने में दर्ज कराई गई। जो लड़की रात को ही स्वयं उठ कर के लड़के को ले जा रही थी। इनका आपस में प्रेम प्रसंग का मामला था जी, लेकिन लड़की के माता पिता के द्वारा लड़की को फ़ोन किया गया तो लड़की वापस आ गई। वापस आने पर इन्होंने कहानी रचित करके, झूठी कहानी, और श्याम के खिलाफ धारा 376 में और पोस्को धारा में और 366 में लैंगिक अपराध बालकों का संरक्षण अधिनियम जो बना हुआ है 2012 का, उसके तहत एक FIR दर्ज करवाई और उस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी कुछ नहीं सुनी जी। जो भी दास्तान उसने पुलिस वालों को बताई उसको सही नहीं माना, और पोस्को होने के कारण मात्र पोस्को की धारा लंबित होने के कारण उस लड़की की उम्र कम मानते हुए जी, केवल स्कूली रिकॉर्ड के आधार पर उस लड़के को जेल हो गई जी। और हाई कोर्ट से लड़की के माता पिता के बयान होने के बाद जमानत पर वो रिहा चल रहा था जी। और प्रकरण पोस्को कोर्ट नंबर 5 में गैरकार था जी, जिसमें निर्णय 11/11/2025 को निर्णय हुआ और सभी प्रकार के जो है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य आई, अभियुक्त के पक्ष में साक्ष्य आई, उसके हिसाब से अदालत ने निर्णय किया और निर्णय करते हुए जो है इसको घनश्याम को दोष मुक्त किया। तो सर, ये जो माननीय न्यायालय ने इस व्यक्ति को जो न्याय दिया है, यानी एक इतिहास में ये शायद मेरे नज़र में बहुत बड़ा न्याय है। कम फैसले होते हैं, जो कम फैसले होते हैं, लेकिन किन किन आधारों पे माननीय न्यायालय ने इसको बरी किया सर? लड़की ने जो भी उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे वो अदालत में प्रमाणित नहीं पाए गए।
FSL जांच रिपोर्ट के आधार पर ही मात्र न्यायालय ने नहीं माना कि भाई उसको सजा दी जाए, और वहाँ पर इसके DNA मैच भी डिसमैच रहे जी। तो एक मुख्य आधार भी था। और जो शुरू से घटनाक्रम था, लड़की खुद इन्वॉल्व थी उसमें। लड़की प्रारंभिक रूप से लड़के को जगा करके और आगे बढ़ करके ले जा रही थी, और लड़की की उम्र को लेकर के जो डॉक्यूमेंट था उस पर भारी मेरा रहा कि ऐसा कोई स्कूल का रिकॉर्ड नहीं था। स्कूल वाले अपनी मर्जी से कोई भी रिकॉर्ड लिख लेते हैं, कोई भी जन्मतिथि लिख लेते हैं, उसकी पुष्टि नहीं की गई। तो उसको अदालत ने मानते हुए उस अदालत ने ये माना कि ये लड़की की उम्र पे संदेह था। तो एक ये भी बिंदु रहा। सर मैं आपसे अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ कि जैसे ये जो धाराएं बनी हुई है बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो सख्त धारा है ताकि इनके ऊपर अपराध कम हो, लेकिन कहीं क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कई सारे इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं? कई लोग क्या होता है कि ये पोस्को ऐसी धारा है जिसमें सरकार के द्वारा सहायता मिलती है जी, 5 से 10 लाख रुपए की सहायता मिलती है। मेरे इस प्रकरण में भी जो है अदालत ने यही लिखा है कि कोई घटना साबित होना नहीं पाया जाता और प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता जी। तो बिल्कुल साफ इंगित किया है कि किसी भी प्रकार की कोई राशि या कोई लाभ सरकार से यदि वो लेना चाहे पीड़ित पक्षकार तो वो नहीं ले पाएगा। और ज़्यादातर लोगों का रुझान ही रहता है कि मुकदमा दर्ज करा दो, सजा होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है, प्रतिकर राशि लेने की उद्देश्य रहता है मुख्य। आम नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राकेश यादव एडवोकेट लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पोस्को की धारा का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और अपनी लड़कियों को और बच्चों को सजग रखना चाहिए, समझदार बनाना चाहिए, समाज के प्रति जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना चाहिए और पैसे के लालच में आकर के झूठी राशि प्राप्त करने के लिए झूठे मुकदमे नहीं करने चाहिए। बस माननीय न्यायालय को किस तरह से धन्यवाद देना चाहिए? एक निर्णय किया उन्होंने। भाई धन्यवाद ये कि सामाजिक व्यक्ति सामाजिक सोच रखते हुए निर्णय करते हैं और साक्ष्य के आधार पे जो भी साक्ष्य आती है अदालत में उनका गहनता से अध्ययन करके और समाज में व्यवस्था कायम रहे, झूठे मुकदमे को झूठा बताते हैं, सही मुकदमे को सही मान करके निर्णित करते हैं। तो मैं अदालत का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस मुकदमे में जो है पूरे साक्ष्य को अच्छे तरीके से देखा और निर्णय पारित किया, इसके लिए धन्यवाद। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम राकेश यादव एडवोकेट, कोटा बोरखेड़ा, राजस्थान।